Hello students, welcome you all to my YouTube channel. So dear students, today we are going to start our next topic of class 11th economics. This is the fourth part of the video. In my last video I had explained you relationship between total utility and marginal utility. Okay, मैं थोड़ा सा रिव्यू आप लोग को दे देती हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था. ठीक है, आप उसको देख लेना. दो कंडीशन हमने बात करी थी इसके बारे में, टोटल यूटिलिटी कर्व के बारे में एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व के बारे में. ओके, ओवरऑल निकल के आया था कि मार्जिनल यूटिलिटी हम एडिशनल यूटिलिटी को बोलते हैं. ठीक है, एडिंग वन यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. ओके, मतलब जिस पे हम जो ड्रॉ करते हैं वो कर्व जो बनता है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. अब इन सारे मार्जिनल यूटिलिटी का सम अप जो होता है वो क्या कहलाता है, वो टोटल यूटिलिटी कहलाता है. ठीक है, सेकेंड थिंग क्या था जो नोटिस करने वाली बात थी कि टोटल यूटिलिटी हमारा इंक्रीज तब तक करता रहता है जब तक हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव वे में चल रहा हो. ठीक, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो पे आ जाती है उस टाइम पे हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होता है. इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन. Next thing, when mu is negative, total utility starts diminishing. जब mu ज़ीरो के बाद से निगेटिव यानी कि अब हम और जब खाना स्टार्ट कर देते हैं और अब वो खाना हमें सेटिस्फाई नहीं करता है, वो बाहर निकलने लगता है, तो हमारा जो एडिशनल यूटिलिटी है वो निगेटिव में जाएगा. और जब ये निगेटिव में जाता है तो टोटल यूटिलिटी जो हमारी है वो क्या करती रहती है, वो कम होती जाती है. जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज़ करती जाती है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ तो करती है लेकिन बहुत ही कम रेशियो में. पहले के रेट के हिसाब से अभी वो बहुत ही कम रेशियो में क्या होता है, इंक्रीज़ करेगा, लेकिन थोड़े से इंक्रीज़ करेगा. ये था पिछले वीडियो का आपका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन. आज हम बात करेंगे इसके बारे में. मैंने बोला था कि आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. ठीक है, इजी है बिल्कुल, जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है उसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है इसमें. नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, सो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिकली इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी टेंड्स टू डिक्रीज एज मोर एज एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. दिस लॉ इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. देखो, साइकोलॉजिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि किसी भी कमोडिटी की जो डिज़ायर है, अगर हमें वो मिलती जाती है, एक स्टैंडर्ड यूनिट अगर उस कमोडिटी की हम कंज्यूम करते जाते हैं एक के बाद एक, तो उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो क्या होती जाती है, धीरे धीरे ख़त्म होती जाती हैं. जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हमें भूख लगी है, ठीक है, तो पहला निवाला खाया, दूसरा निवाला खाया, तीसरा निवाला खाया. देखो, ये हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब कि पूरा एक स्पून खा रहे हैं, ये नहीं कि एक एक दाना खा रहे हैं. एक स्टैंडर्ड यूनिट को लेके हम मतलब खा रहे हैं, क्वांटिटी अच्छी खासी है वो खा रहे हैं. तो धीरे धीरे क्या होता है कि खाते खाते मन सेटिस्फाइड होते जाता है और उस कमोडिटी की डिज़ायर जो होती है, यानी कि जो हमारी भूख होती है, वो क्या होता है कि एक पॉइंट पे वो जाके ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है. और पहले निवाले में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, फिर दूसरे निवाले पे और ज़्यादा, तीसरे वाले पे उससे कम. जब पेट भरते जाता है तो अब जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो कम होता जाता है कि ठीक है, अब नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, अच्छा ठीक है एक और खाते हैं, ओके टाइप्स वाला फिर चलने लगता है. तो ये जो है, तो ये लॉ मतलब घटते जा रहे हैं ना, आप खाते जा रहे हो, आपकी भूख ख़त्म होते जा रही है. तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि अब जो भी आप नया ऐड कर रहे हैं, हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा तो, लेकिन डिक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा. ठीक है, यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. देखो, अब लिखा भी हुआ है आपके बुक में कि क्या tends to decrease as more and more standard unit of a commodity like a cup of tea, not a spoon of tea, a glass of milk, not a drop of milk. अब ड्रॉप करके आप पिला रहे हो, ठीक है, ड्रॉप करके आप दूध पिला रहे हो बच्चे को एक एक करके,
और उसके बाद से और या फिर अगर तो इसमें ड्रॉप में जो है ना सेटिस्फेक्शन और बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, वो डिमिनिशिंग रेट पे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। वो अगर आप एक ग्लास दे रहे हो, फिर दूसरा ग्लास दे रहे हो, तीसरा ग्लास दे रहे हो, तो उसकी भूख खत्म होती जाएगी 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 ख़त्म एक टाइम पे, मतलब पूरा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, तो वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड कमोडिटी नहीं रखते हो तो इस कमोडिटी को मतलब इस रूल को वो फॉलो नहीं करेगा। अब देखो, और हमें गैप पे नहीं देना, एक गिलास दूध अभी दे दिया, फिर 1 घंटे बाद एक गिलास दिया, फिर 1 घंटे बाद नहीं, तो इससे भी सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा कम नहीं। हमको 2 चीज़ें ध्यान देनी है, क्या कि एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी हो, ठीक है, और कंजम्पशन जो है हमारा वो कंटिन्यूअस हो, वो ब्रेक के साथ ना हो, ठीक है। तब फॉलो क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब आप खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, तब एक ऐसा टाइम आएगा कि आपकी भूख खत्म हो जाएगी। ब्रेक ब्रेक में करके खाओगे, भूख नहीं खत्म होगी, थोड़ा थोड़ा करके खाओगे, सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं होगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का ये एक बेसिक अजम्पशन है कि क्या, देखो ये जो दिया, इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद दिस लॉ दैट MU इज शोन एज डिमिनिशिंग इन टेबल 1 एंड फिगर, जो हमने पहले एक्सप्लेन किया है उसी के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें ना समझ में आए तो एक बार आप इसके प्रीवियस वाला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल लॉ जो है, देखो एक नॉर्मल बेसिक लॉ बनाया गया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as more and more standard unit of a commodity are continuously consumed, marginal utility derived from every additional unit must decline. Indeed, it is so very natural to happen in respect of all goods and services. It is therefore called fundamental law of satisfaction or fundamental psychological law. देखो इसमें बोला क्या गया है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें बताता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टैंडर्ड यूनिट में एक अच्छी खासी क्वांटिटी में अगर किसी भी कमोडिटी को कंटिन्यूअसली हम खा रहे हैं, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा मतलब जो एवरी एडिशनल हम खाते जाएंगे वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये नेचुरली किसी भी गुड्स और सर्विसेज के साथ हैपन होता है। मतलब कि अगर आप अच्छे मतलब कह लो कि क्या कहते हो, ह्यूमन बींग्स के लिए ही बस हम बात कर रहे हैं, मेंटलिटी अच्छी है, बढ़िया पर्सन है, उसका सब कुछ सही है, तो अगर वो ये चीज़ें नॉर्मल बेसिक जो बेसिक पर्सन मीन्स कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि नॉर्मल लोग जैसे खाते हैं, उसके हिसाब से ये रूल किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज में फॉलो हो पाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसी को हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन बोलते हैं और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ बोलते हैं। इसके 2 अजम्पशंस आ जाते हैं, बेसिक अजम्पशंस जो हैं वो क्या है कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, ये बता दिया है, लाइक अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी। कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूअस, नॉट दैट 1 यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड नाउ एंड द अदर टुमारो। आज एक खाया चम्मच, कल एक चम्मच खाया, तो इसमें तो कभी भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, आप ही एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। आगे का टॉपिक जो है हमारा वो है कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ेंगे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर इन अ कंज्यूमर gets maximum satisfaction out of his given income and he has no tendency to make any change in his existing expenditure. In other words, consumer is in equilibrium when he regards his actual behavior the best possible under the circumstances and feels no necessity change his behavior as long as circumstances remain unchanged. Consumer देखो जो normal persons होते हैं जितना, ठीक है, जितनी भी उनकी एक्सपेंसेस हैं, जितना उनका इनकम है, इनकम के हिसाब से वो अभी जो एक्सपेंस कर रहे हैं अपने लिए, खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए जो कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, उतने में वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश तब तक चलेगी, तब तक वो अपने आप को सेटिस्फाइड फील करेंगे। मतलब सेम एक्सपेंसेस बढ़ता नहीं, सेम एक्सपेंसेस वो हर महीने करेंगे अपनी उसी इनकम में से, ठीक है, ताकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे
उनको ये फील ना हो कि अब क्या है कि जितनी चीज़ें हम खा पी रहे हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट है, अब हम ये चीज़ तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हो। आप देखते हो ना आपके घर में मम्मी पापा या फिर जो भी है फैमिली में, पापा अगर कमा रहे हैं, ठीक है, तो आपके फादर अगर इनकम उनकी जितनी होगी उसके हिसाब से वो अपने एक्सपेंडिचर्स डिसाइड कर लिए होंगे। अब वो आपका एक्सपेंस करने का तरीका तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आपके सर्कमस्टांसेस ना चेंज हो जाए, जब तक आपकी इनकम ना चेंज हो जाए, ठीक है। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइसेस, ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर इन सच अ मैनर दैट ही मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन। सीधा कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम मतलब बराबर वाले पॉइंट पे तो वहाँ पे होता है, अपने आप को पूरा सेटिस्फाई वहाँ पे कर लेता है कि उसकी जितनी इनकम होती है उसके हिसाब से वो अपने एक्सपेंसेस को क्या कर लेता है, बांट लेता है, और उतने ही एक्सपेंसेस में अपनी सारी चीज़ों को पूरा कर लेता है, अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। और वो चीज़ें तब तक चेंज नहीं होती जब तक सर्कमस्टांसेस चेंज ना हो, ठीक। रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, मतलब क्या, दिमागी हालत उसकी ठीक होना चाहिए, अच्छे से नॉर्मल बिहेव करने वाला कंज्यूमर हो। कार्डिनल यूटिलिटी को अपना एवरी कमोडिटी जैसे मेज़र कर रहा हो तो 1 to 3 में। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी मतलब क्या, किसी ना किसी से कुछ भी कनेक्टेड ना हो। कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ दैट वेरी कमोडिटी अलोन, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स, ठीक है। मतलब क्या कि ऐसा ना हो कि आज हम कुछ और खर्च कर रहे हैं और कल को हमारे एक्सपेंसेस चेंज होने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी हमारी यूटिलिटी जो है, हमारी क्वांटिटी जो है वो किसी और कमोडिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, ठीक है। जो एडिशनल यूनिट जो आपका इनकम आ रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए। वो अगर वेरी करता रहेगा तो उसके हिसाब से हमारा एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, वेरी करेगा। तो ये सारे अजम्पशंस हैं, जो यही चीज़ें फॉलो होंगी तभी ये चीज़ सही माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बिहेवियर। ओके, इतना आप लोग पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।